नमस्कार, आज है 3 मई दिन बुधवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। गोवा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, चीन के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। गो फर्स्ट की दिवालिया अर्जी मंजूर, 4 मई को एनसीएलटी करेगा सुनवाई। रिफंड को लेकर गाइडलाइंस जल्द। जालसाजों का नया हथियार बना वॉइस कॉल। फोन पर दोस्तों और रिश्तेदारों की आवाज में मांगे जा रहे हैं पैसे। आज इंडिया 360 में आपको करेंगे सावधान और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे का। जानेंगे जालसाज कैसे बना रहे हैं लोगों को अपना शिकार एआई की मदद से। बाजार में 6 दिनों की तेजी पर लग गया ब्रेक। निफ्टी 58 अंक फिसलकर 18,090 पर बंद। सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा टूटा। क्रेमलिन का बड़ा दावा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश। क्रेमलिन पर ड्रोन से किया गया हमला। तो ये हैं हेडलाइंस, लेकिन इन हेडलाइंस के अलावा भी आज बहुत कुछ घटा। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी टॉप न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बजरंगबली को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। आज कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत बजरंगबली की जयकारे से की। पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि चुनाव के दिन बजरंगबली का नाम लेकर विरोध करने वालों को सजा दी जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट मांगने का तरीका है मोदी को गाली देना। उन्होंने वोटरों से पूछा कि क्या कर्नाटक गाली देने वालों को माफ करेगा। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के वादे के बाद सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग दल की गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में गृह मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि आला कमान से चर्चा के बाद ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस के ऐलान के बाद देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। कर्नाटक के मैसूरू में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार राय के भाई के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अशोक कुमार पुट्टूर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने आज उनके भाई सुब्रमण्यम राय के घर पर रेड डाली। यहां उन्हें एक पेड़ पर डिब्बे में रखे हुए 1 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है। इसके चलते आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना पूरे कागजी कार्रवाई के बड़ी मात्रा में कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अनुमति नहीं होती है। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद पार्टी नेता उनको मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आहवाड ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अजीत पवार ने कल ही कहा था कि पार्टी से किसी का भी इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने कहा कि वो लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसे लेकर राहुल ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए कमेटी बनाने को तैयार है।
मेहता ने कहा कि यह कमेटी इन कपल्स की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे को में नहीं दाखिल होगी, उसमें दखल नहीं देगी, लेकिन समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी कि सेम सेक्स कपल अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार इस पर सकारात्मक है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच तालमेल की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के लखनपुर, रामबन और राजौरी में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ करवाने और सुरक्षा संस्थानों को निशाना बनाने की फिराक में है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट को देखते हुए जम्मू के कठुआ में सेना के कुछ स्कूलों में भी अगले आदेश तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ से पुलिस ने आज पूछताछ की। पुलिस हनीफ को लेकर उसके घर गई, जहां से 9mm की पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। अतीक ने यह पिस्टल हनीफ को दी थी। इसके अलावा एक एप्पल का फोन जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 3 फोन बरामद हुए। हनीफ से पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही है। हनीफ पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश में शामिल होने का आरोप है। सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी यानी कि वैपकॉस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कल ही उनके दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर रेड डाली थी। पहले दिन उनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। आज हुई कार्रवाई में अब 38 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है। छापे में कैश के अलावा कई कीमती सामान भी और दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली वैपकॉस के पूर्व चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी कि सरकारी कंपनी है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सुबह से काले बादल छाए रहे, दोपहर होते होते तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 7-8 मई से गर्मी बढ़ने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के शुरुआती संकेत मिले हैं और इसे लेकर विभाग ने मछुआरों और नाव चलाने वाले समुदायों को इस क्षेत्र में न जाने की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक 6 मई को चक्रवात डेवलप होने की संभावना है। विभाग ने चक्रवात को मोचा कहकर संबोधित किया है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अगर आपके पास परिवार के किसी सदस्य की कॉल आए और मदद मांगी जाए, खास तौर से मदद पैसे की हो, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप तुरंत मोबाइल ऐप्स के जरिए दोस्त या रिश्तेदार या जिसका भी कॉल आया है उनको पैसे भेज दें। ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन आपकी यही मदद आपके लिए परेशानी बन सकती है। हो सकता है कि आप ठगी के शिकार हो रहे हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एआई की मदद से आपके रिश्तेदारों और दोस्तों की आवाज चोरी की जा रही है और उसी आवाज में शातिर ठग लोगों को फोन कर रहे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी मैकेफी ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है और उसका खुलासा किया है। मैकेफी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 83% मोबाइल उपभोक्ता ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि स्पैम कॉल मशीन द्वारा किया जा रहा है या वाकई में कोई इंसान कॉल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आवाज बदलकर शातिर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं। मैकेफी के सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसमें एक बहुत बड़ा चंक यानी कि 1,000 लोगों से ज्यादा भारत में शामिल हैं। इस सर्वे में 7 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल भारतीय लोगों का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा स्पैम कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मशीन के जरिए लोगों की आवाज की नकल की जा रही है और कॉल करके परिवार के लोगों और सगे संबंधियों को ठगा जा रहा है। ये एक तरह का वॉइस स्कैम है। तकरीबन 47% वयस्क भारतीय समस्या से जूझ रहे हैं और 83% भारतीयों ने दावा किया है कि फोन पर आवाज न पहचाने जाने की वजह से उनके साथ
50,000 रुपए या इससे ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। सर्वे में शामिल लगभग 70% भारतीयों ने कहा कि एआई और असली आवाज को पहचानने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, वो पहचान ही नहीं पाते। 66% ने कहा कि वो दोस्तों की आवाज में आए वॉइसमेल या वॉइस मैसेज का जवाब दे देते हैं, उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है। इनमें से ज्यादातर मैसेजेस पैसे की जरूरत को लेकर होते हैं। पैसे मांगने के बहाने में 70% लूट वाले होते हैं, यानी कि जो वॉइसमेल आते हैं उनमें दावा किया जाता है कि उनके साथ अचानक लूट हो गई और उन्हें पैसे की जरूरत है। 69% मैसेज कार एक्सीडेंट वाले होते हैं। 65% फोन चोरी वाले होते हैं या पर्स गुम हो जाने वाले होते हैं। वॉइस कॉल के जरिए हो रही इस ठगी से बचने के कुछ उपाय भी हैं, इन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो बुनियादी चीजें, फिर विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे, लेकिन बुनियादी चीजें समझ लीजिए। अनजान नंबर से कॉल आने पर पहली बार फोन नहीं उठाना है आपको। अनजान नंबर से बात करने से पहले कॉलर की जानकारी का पता लगाना बहुत जरूरी है। कॉलर आईडी बताने वाली ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो सेफ, सब नहीं, जो सेफ हो, टेस्टेड हो, ओके हो। किसी दोस्त या रिश्तेदार की कॉल अनजान नंबर से आए तो सतर्क रहिए। आप उस फोन को काटकर उसे फोन करें और उसके असली नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करें। अनजान नंबर से फोन आए तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो बुनियादी हैं और इन्हीं बुनियादी टिप्स के जरिए आप ठगी का शिकार होने से काफी हद तक बच सकते हैं। लेकिन और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं और थोड़ा सा कानूनी पक्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामलों में आपके पास अपने अधिकार क्या हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विराग गुप्ता जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी पहले मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा कंज्यूमर एंगल से समझना इसको बहुत जरूरी है कि ये अब आपके रिश्तेदारों के दोस्तों की आवाजों की नकल कर रहे हैं या नकल अगर हूबहू नहीं भी कर पा रहे हैं तो कंफ्यूजन के लिए ये एआई से आवाज करते हैं और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। ये कौन सा नया हथकंडा है? और मैकेफी की इस रिपोर्ट के बाद वाकई में बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आवाज एक ऐसी चीज है जिस पर प्रथम दृष्टया आदमी यकीन कर लेता है। तो क्या चल रहा है ये सर? देखिए, ये पहले होता था कि आपको अनजान नंबर से कॉल आ रहे थे, वीडियो कॉल आके एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, स्कैम हो रहा था। तो एक अलग तरह का स्कैम है। दूसरा स्कैम ये था कि नंबर स्पूफ करके कॉल किया जाता था। आपके परिवारजनों के या आपके मित्रों के नंबर को, मोबाइल नंबर को स्पूफ करके कॉल आता था। मैसेज आते थे कि मैं समस्या में हूं, मुझे पैसा दे दीजिए, या उनके प्रोफाइल को हैक करके मैसेज डाले जाते थे। और ये बहुत रैम्पेंट है आजकल। लोगों के प्रोफाइल को हैक करके या उनके नंबर को स्पूफ करके पैसा मांगा जा रहा था। पर चूंकि इतनी साइबर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जैसे आपके चैनल पे भी आप इतनी बार डिबेट करते हैं, तो लोग ये समझने लगे थे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपसे 2,000, 5,000, 10,000 रुपए मांग रहा है और टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, तो इन सब पे भरोसा ना करें, ज्यादातर स्कैम मैसेजेस हो सकते हैं। मगर जो नया तरीका है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स है उसका इस्तेमाल करके एक व्यक्ति की आवाज को पहले एआई सीखती है, फिर उसी की आवाज में या उसी के वीडियो में आप उसका कोई भी विजुअल या ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। तो आजकल होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े लोगों के वीडियोस, मोनोलॉग्स, प्रोफाइल रील्स होते हैं। उनको उठाकर मशीन को पहले उनकी आवाज में ट्रेन किया जाता है। उसके बाद आप उस व्यक्ति की आवाज में कोई भी वीडियो या ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। अब आवाज या वीडियो एक ऐसी चीज है कि जैसे आजकल होता भी है, किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज किया, आपको शक होता है कि वो है कि नहीं, आप बोलते हैं मुझे अपना वीडियो या वॉइस मैसेज भेजिए ताकि पता चले आप है कि नहीं है। अब वो ऑडियो मैसेज भी उन्हीं की आवाज में आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा 100% श्योर हो जाते हैं कि वही व्यक्ति है, शायद मदद मांग रहा है, मुझे मदद करनी चाहिए। पर असल में वो आवाज एक मशीन जनरेटेड आवाज है, एआई का इस्तेमाल करके, एक डीप फेक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका ऑडियो जनरेट किया गया है। अब हो क्या रहा है, रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या रिश्तेदार बाहर रहते हैं। एक नंबर से कॉल आता है कि मैं समस्या में हूँ, मेरा फोन खो गया है, मुझे तुरंत आप 10,000, 15,000 या पैसा इस नंबर पे या जीपे पे आप भेज दीजिए। चूंकि लोग बाहर बैठे हैं, उन्हीं की आवाज में कॉल आया है, बात हुई है, तो भरोसा करके वो पैसा दे देते हैं। बाद में पता चलता है ये एक स्कैमर थे, हैकर थे, जिन्होंने मशीन जनरेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवाज को स्पूफ किया, मशीन से वीडियो ऑडियो जनरेट किया और आपको बेवकूफ बनाकर आपका पैसा ले लिया। अब इसके लिए लोग भी समस्या में है। आप बैंक में जाके कंप्लेंट करिए तो वो कहेंगे साहब आपने खुद ने पैसा दिया है। पुलिस भी अब ज्यादा इसमें कार्रवाई करने में असमर्थ है, क्योंकि लोग ज्यादातर ये नाइजीरिया में वगैरह बाहर हैकर बैठे हैं। तो 3 चीजों से आप बच सकते हैं। पहली बार, अगर कोई
रिश्तेदार इस तरह से आपको आवाज में भी अगर आपसे पैसा मांग रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो जैसा आपने शो के शुरुआत में कहा, पहले आप कॉल काटकर उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल मिलाने की कोशिश करें, उस पर बात हो जाए तो वैसे ही ये सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो कोई बहाना दे रहा है कि नहीं मेरा फोन खो गया है और ये है कि मैं ही बात कर रहा हूं, तो आप उनसे 2-3 सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे उनको जानते हैं, वो कहाँ पढ़ते थे, ऐसे सवाल जिसके जवाब सिर्फ उस व्यक्ति को पता हो, आपके बच्चों को पता हो। तो अगर हैकर होगा तो वो सवालों के जवाब पता नहीं होंगे। तीसरा, फिर भी अगर आपको शक हो तो आप कहें कि रुक जाइए, मैं वीडियो कॉल पर आप आइए, फिर आप उससे वेरीफाई करने के बाद आप पैसा जो है फिर आप ट्रांसफर कीजिए। पर ज्यादातर व्यक्ति, रिश्तेदार जो इस तरह से अनजान नंबर से कॉल करके पैसा मांग रहे हैं, उनकी आवाज भी है, कुल मिला के शक करना है आपको, फेक हो सकता है, कुल मिला के शक करना है ना, एकदम से विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल, ये लोगों के विश्वास को जीत कर ठगी करने का नया। एब्सोल्युटली बिल्कुल। अब विराट जी, समस्या ये है, जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे हैं, अब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक तो पहले ही कहते हैं साहब, पहले ही उन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं, आपने ओटीपी दिया, अपने हाथों से दिया, होशो हवास में दिया, तो हम क्या करें? सीवीवी नंबर आपने बताया, होशो हवास में बताया, इसमें हम क्या करें साहब? अब इसी तरह से बोल देंगे कि भाई आवाज़ आपने पहचानी, आवाज़ को सुनिश्चित आपने किया कि आपके रिश्तेदार की है, आपने दे दिया, अब हम क्या करें? तो सर ये तो ऐसा हो गया कि अब जाए तो जाए कहाँ ग्राहक? कुछ बचता है सर? कानून में कुछ है कुछ राहत मिलेगी सर अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसे ठगी का शिकार हो गया? देखिए दीपक जी, हर अंधेरे के बाद एक उजाले की किरण आती है, और जिस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में स्पैम और ये स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कानून में भी राह निकलेगी। हम इस पूरी समस्या को 3 हिस्सों में देखें: बैकग्राउंड, वर्तमान क्राइसिस और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जहां से समस्या का समाधान निकलेगा। अब अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ऐतिहासिक काल से लोग मिमिक्री करते आ रहे हैं, या लोग झूठी फ़ोन करते थे, या लोग हैरेसमेंट करते थे, लेकिन उन सारी चीज़ों का पर्पज़ एक दूसरा था। ये जो पूरी बातें हैं, इसमें एक्सटॉर्शन है, और इस एक्सटॉर्शन के पीछे हम जब मशीन और एआई और इन सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं से 4 हिस्सों में पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। जो हमारे मोबाइल फ़ोन है, फर्जी सिम कार्ड हैं, अभी सरकार ने बोला है कि 2 लाख रुपए फर्जी सिम कार्ड में जुर्माने लगाने का प्रावधान आएगा। जो हमारा सोशल मीडिया, ईमेल है, कहीं ना कहीं से वो कंप्रोमाइज्ड है। जो हमारे बैंक अकाउंट हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ है कि लोगों से ठगी करना। तो आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ठगी करने में अगर पैसे मंगाए हैं तो पैसे मंगाए हैं गलत अकाउंट में मंगाए हैं, तो वहाँ पर भी तो कंप्रोमाइज्ड हैं। इसका मतलब कि जो हमारे जो वेरिफिकेशन के सिस्टम हैं, जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, वो सारे पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड हैं। दिक्कत 2 हैं। पहला कि पूरी भारत में कोई रेगुलेटर नहीं है कि इन सारी समस्याओं के लिए आप कहाँ जाएं। पूरे भारत में एक बड़ी अराजकता की स्थिति है कि लोग जाएं तो जाए कहाँ। 10 साल पहले हमने ट्राई से बोला था कि जो स्पैम कॉल हैं, तो इस स्पैम कॉल को आप खत्म करिए, बहुत आसान तरीका है। आज 10 साल बाद भी समस्या वहीं की वहीं है। वो समस्या खत्म होने के बजाय समस्याओं के जो नए नए पहलू आ रहे हैं, उसमें सिर्फ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अपना काम करेगी, लेकिन हमारे पास जो सेफ गार्ड हैं, हम ये भी नहीं बोल सकते कि डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार कब लाएगी, या राज्यों और केंद्र के बीच में कैसे सहयोग रहेगा, या जो हमारा जो टोल फ्री नंबर 1930 उससे कंप्लेंट हो जाती है लेकिन लोगों को समाधान नहीं होता, पैसे नहीं मिलते हैं। प्रश्न इस बात का है कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ उसके विभिन्न पहलुओं पर हमने जो उनके प्लेयर्स हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन में छोड़ दिया है, और स्टेट की भूमिका नगण्य हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के जो ठग हैं वो ठग लोगों को लूट रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि राज्य को, केंद्र को, सरकारों को अब जागना होगा और इस पूरे विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। बिल्कुल सही बात है। सिस्टम पंचर कर रहे हैं ये लोग। अब ये पंचर कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, इसका जवाब तो सिस्टम को ही देना होगा। कई लोग कहते हैं साहब कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए कि उसको किस चीज़ का रिप्लाई करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, और सारा ठीकरा जो है कंज्यूमर के ऊपर फोड़ के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके रहते आपके सिस्टम पे पूरे इस देश के एक एक नागरिक को भरोसा है, इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी सुरक्षा के भाव में, इसी समर्पण के भाव में वो टैक्स देता है आपको, और यदि इस टैक्स देने के बावजूद, इस समर्पण के भाव के बावजूद उसे सुरक्षा नहीं मिल पाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा हो, उसके खातों की सुरक्षा हो, उसके एसेट की सुरक्षा हो, यह हर तरह की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए सिस्टम में जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा।
अब एक इशू ये आ जाता है कि क्या हम एज अ सोसाइटी अभी तैयार हुए इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के? जितेन, आप टेक्नोलॉजी में बहुत अरसे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अक्सर देखने में ये आता है कि ये लोग उन एरियाज को ज़्यादा टारगेट करते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को समझ नहीं है। अब वहां पर ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो वहां तक अवेयरनेस पहुंचाना, वहां तक सिस्टम का पेनिट्रेशन करना, वहां तक एक सिक्योरिटी लेयर बनाना थोड़ा चुनौती तो हो जाता है। तो फिर समाधान कैसे निकले? आज हम टीवी पे डिबेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस डिबेट को सुनने वाले लोग सीमित लोग हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। सिस्टम को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अवेयरनेस के लिए कम से कम लोगों को पता चले कि ये जो हो रहा है ये गलत है, ये इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? दीपक जी, देखिए, ये बात तो सच है कि जिस तेजी से भारत के अंदर पब्लिक सर्विसेज का, फाइनेंशियल इकोसिस्टम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटलकरण हुआ है, उस तेजी से हम साइबर साक्षरता को नहीं जो है जनता के बीच ले जा पाए। वहां हमारी कोशिशों में, शायद सरकार की कोशिशों में कमी रह गई। दूसरा, पर ये जो अराजकता है कि वो इस कारण से है कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन और इंटरनेट पॉपुलेशन है। 80 करोड़ से यहाँ पे ज्यादा जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें से 40% उपभोक्ता है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं। वो पढ़े लिखे होंगे, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बाहर से पढ़े लिखे हो सकते हैं, मगर जो साइबर सुरक्षा के मामले में वो इतना साक्षर नहीं है, और वो फर्स्ट टाइम यूजर्स है, और उनके साथ स्कैम ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा, ये जो अराजकता है, इसके लिए मुझे लगता है मीडिया, सरकार और समाज, हम तीनों जिम्मेदार हैं। खाली आप कहें कि सरकार नहीं कर रही, कानून क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसा विराग जी ने कहा, ये पूरा का पूरा समस्या इसलिए कि हमारा केवाईसी सिस्टम, इकोसिस्टम ब्रोकन है। आप सिम लेके जाइए, वो 48 घंटे में वो उसको केवाईसी करना होता है, नहीं तो वो सिम ब्लॉक हो जाता है। अब 48 घंटे में तो व्यक्ति 10-12 को फ्रॉड कर लेता है, व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेता है। आप सिम बंद भी कर दीजिए, वो व्हाट्सएप चलता रहे। दूसरी बात, ये आपके साथ तो ठगी होगी जैसा विराग जी बता रहे थे, पर जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो भी लोगों का या तो है, क्या किराए पे ले रखा है। और ज्यादातर जो गरीब किसानों के, मजदूरों के, ये लोग 5-5 हजार रुपए महीने के ऊपर उनके डेबिट कार्ड और अकाउंट किराए पे ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी ना हो सके। अब समस्या ये है कि इसका समाधान, केवाईसी इकोसिस्टम का समाधान ये था कि आप बायोमेट्रिक इनेबल्ड केवाईसी वेरिफिकेशन करें। अब उसका सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका था आधार इनेबल्ड मोबाइल सिम, मोबाइल वेरिफिकेशन, आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। उसके लिए जो एक आज लिबरल वर्ग है, उन्होंने इतना बड़ा वहां पे हो हल्ला मचा दिया, प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह का आंदोलन चलाना और आधार इनेबल्ड केवाईसी वेरिफिकेशन मोबाइल का और बैंक अकाउंट का ना हो देना, उसका आज अंजाम 3 साल बाद ये कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो 20,000 25,000 रुपए महीने पढ़ा रहा है, उसके साथ हर महीने ठगी हो रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, न उसे एफआईआर लिखाने का तरीका पता है, न पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जो अमीर लोग हैं, शहरों में बैठे हैं, उनके साथ 3 लाख रुपए का भी फ्रॉड हो जाए तो वो पुलिस में जाते हैं, वहां नहीं रिलीफ मिलेगा तो बैंक में जाते हैं, बैंक नहीं देगा तो आरबीआई के लोकपाल के पास जाते हैं, किसी तरह से रिलीफ मिल जाता है। पर गरीब आदमी हाशिए पर चले गया। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए, वो दोबारा अदालत जाए, ये आंकड़ा जो फाइनेंशियल फ्रॉड का, जो 80% साइबर के केसेस है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, वो अदालत के सामने रखे और ये दोबारा उसको रिव्यू करवाए कि मोबाइल का जो सिम है और जो बैंक अकाउंट है उसमें अब आधार इनेबल्ड केवाईसी मैंडेटरी होगा और हर 6 महीने में आपको सिम को वेरीफाई करवाना होगा। दूसरी बात जो विराग जी ने भी कही, आज आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको एसएमएस बेस्ड अलर्ट आता है। भारत में आज ये आरबीआई का इकोसिस्टम बहुत है, आपको ओटीपी भी आता है। समस्या क्या है कि आपको रोज सुबह 50-60 फर्जी एसएमएस आ रहे हैं स्पैम के नाम पे, इसका अलर्ट, इस बैंक अकाउंट का इसका प्रमोशन, उसका मॉल में सेल लगी है, तो लोग जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको देख ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है अब ये जो टेली मार्केटिंग की फीचर है इसको आप डीएनडी के बजाय ऑप्ट इन कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने अगर कहा है कि मुझे इस तरह के कॉल चाहिए सिर्फ उसी को कॉल आए, बाकी को, हर व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट आप मार्केटिंग स्पैम कॉल सब बंद कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ। दूसरी बात, जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं ये इन कॉल सेंटर्स को वो नंबर किराए पे देती हैं जिसके ऊपर अगर आप वापस कॉल बैक करेंगे तो बोलता है नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक ये स्ट्रिक्टली इसको बंद करना चाहिए। आपको जो नंबर मिलेगा उस पर दोबारा कॉल बैक की भी सुविधा होनी चाहिए। और अगर आपने एक डीएनडी में रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने कॉल किया है और उसने कंप्लेंट करी और पाया गया कि आपने मल्टीपल कॉल की, तो कम से कम 50 लाख रुपए की पेनल्टी बड़ी कंपनियों के ऊपर होनी चाहिए, तो स्पैम कॉल्स रुक जाएंगे। तीसरा समाधान मैं आपको बताता हूं, जो ये 1930 की हेल्पलाइन है, आज उसके ऊपर ये कहा जाता है कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिए, इमीडिएटली अकाउंट्स को जहां पे पैसा गया फ्रीज कर दिया जाएगा।
अब वहाँ हजारों लाखों की तादाद में मामले आ रहे हैं, वो समस्या अब वो 72 घंटे में एक्शन ले पा रहे हैं, तब तक तो पैसा निकल जाता है। तो मुझे लगता है 1930 के ऊपर जो मैन पावर है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और सरकार को भी अभी ये चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर में कर रहे हैं, उसका कम से कम 1% या 2% समाज में अवेयरनेस के लिए साइबर सुरक्षा में जाए। इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि सारे समस्या की जड़ में है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मैन पावर बढ़ानी भी है, अगर आपको ज्यादा इक्विप करना है, तू डाल डाल में पात पात, ये सिक्योरिटी एजेंसीज को बोलना होता है। अभी ठग बोल रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। ये सिक्योरिटी एजेंसी बोलने की स्थिति में हो, क्या उसके लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है? विराग जी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, स्वाभाविक रूप से जब आप पढ़ते खोलते हैं एक केस की तो पता चलता है कि इसमें एक इंडिविजुअल से लेकर फिर बैंकिंग सिस्टम से लेकर फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और पूरा देश का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट से लेकर हर तरह का सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आपको लगता है कि पूरे सिस्टम में ब्रॉडर लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इंटेंशन दिख रही है कि हम इनको दूर कर पाएं, या ऐसा ही समझा हुआ है कि हाँ ये तो फ्रॉड होते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी है, कुछ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, ये वाली अप्रोच है? देखिए दीपक जी, कोरोना आया तो कोरोना के लिए सरकार ने वैक्सीन मंगाई और एक पूरा सिस्टम बना कोरोना को रोकने के लिए। अगर आप बोल दें कि कोरोना को रोकने के लिए आप अपने फिजिशियन के पास चले जाइए तो कोरोना तो नहीं रुकता ना। तो जो साइबर फ्रॉड की एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, उसका एक पिरामिड है, और वो पूरे पिरामिड में सरकार या सरकार की एजेंसियां, उन पर कहीं पे कोई अंकुश नहीं है। और इसको हम 3 हिस्से में देखें कि हमारा जो मीडिया, हमारा समाज है, वो पूरा मध्यकालीन मुद्दों पर अटका हुआ है। पूरा जाति धर्म सारी चीज़ों में साइबर से रिलेटेड कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड के आंकड़े हैं, करोड़ों रोज हो रहे हैं, एनसीआरबी में कहीं रिफ्लेक्शन ही नहीं है, न ही मीडिया में कोई समझ है, न ही मीडिया में बहस है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी के पास 70 करोड़ लोगों का डेटा मिला, उसका क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है। दूसरा कि जैसे ड्रग का जो माफिया है, तो ड्रग के माफिया के बजाय सिर्फ छोटे मोटे जो 1 ग्राम 2 ग्राम वालों को हम पकड़ लेते हैं, असली माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा साइबर फ्रॉड की जो इकोनॉमी के जो मेन ऑपरेटर्स हैं, और वो अधिकतर ऑपरेटर्स बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी लापरवाही से सारी चीजें हो रही हैं। और कानून का बड़ा भारी सिद्धांत है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो आदमी करे वो भरे। और ये सारी कंपनियां बड़ा मुनाफा कमाती हैं, लेकिन सेफ गार्ड में नहीं करती हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री अपने कचरे का, अपने रसायन का, अपनी सारी चीज़ों के लिए निपटारे के लिए उसके ऊपर एनजीटी का बंदोबस्त है, प्रदूषण के नियम है, और अगर नहीं करती पेनल्टी लगती है। लेकिन ये कंपनियां अपना पूरा कचरा भारत में जमा कर रही हैं, जो साइबर फ्रॉड के तौर पर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और तीसरे नंबर पर हमने टेक्नोलॉजी की इन सारी चीज़ों को इतनी खुली छूट दे दी है, ना ही कानून है, ना ही रेगुलेटर है, ना ही केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि राज्यों का पुलिस का जो विषय है और केंद्र का विषय है साइबर सिक्योरिटी है, उनके बीच में कोई किसी तरीके कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये दुखद स्थिति है। दुखद स्थिति इसलिए है कि संविधान के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना। टेक्नोलॉजी का विस्तार तो अपने आप हो ही रहा है, क्योंकि उसके पीछे लाभ के फैक्टर्स हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी के जो पूरे आयाम हैं, उन आयाम से सुरक्षा के चक्र, कभी भी अपराध नहीं रुकेंगे, फ्रॉड नहीं रुकेंगे, लेकिन फ्रॉड रुकने के सिस्टम को बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से डिजिटल इंडिया में उस फ्रॉड के सिस्टम को रोकने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। अभी आप देखें कि उसमें से जो सर्वे हुआ, 86% लोगों ने अपने वॉइस मेल के डेटा को शेयर किया है, ऑनलाइन में शेयर किया है। और बायोमेट्रिक्स के हिसाब से जो वॉइस का है वो भी कहीं से मैच नहीं करता है। लेकिन इन सारी बारीक चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने से शायद अपराध में 1% कमी आएगी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों को दंडित करने से, एक बड़े खिलाड़ी को दंडित किया जाएगा, अपराध में सीधे 50% की कमी आ जाएगी। जिस तरीके से अतीक अहमद और इन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, इसी तरीके से साइबर फ्रॉड के बड़े खिलाड़ियों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, तभी इस तरीके के सारे फ्रॉड रुकेंगे। एब्सोल्युटली सर, लेकिन पहले संज्ञान में तो लिया जाए इसको। मीडिया, आपने बिल्कुल सही बताया, जी बिजनेस पे हम जितने इस तरह के शोज करते हैं, अक्सर हमें लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दूसरे मुख्य धारा के मुद्दे जो हैं आप उनको छूते नहीं, आप इस तरह के मुद्दों को टच करते हैं। तो हमारा तो यही कहना है भाई, अगर हम इस तरह के मुद्दों को टच नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप देख रहे हैं
मुख्यधारा की मीडिया में जिसमें हम भी आते हैं, उसमें जो चयन है मुद्दों का वो अपनी अपनी समझ के आधार पर है। सारे मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जानी चाहिए और स्मार्ट होना बड़ा आवश्यक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, आजकल सरकार ने एक नया अच्छा कदम उठाया। जब भी कानून के अंदर कोई बदलाव होता है या कोई पॉलिसी निकलती है तो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। उसमें सारे एक्सपर्ट्स को, थिंक टैंक्स को और बाहर के कॉर्पोरेट्स को बुलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि साइबर के अंदर अब समय आ गया है कि आप उन लोगों की भी बुलाएं जो बहुत गांव दराज के अंतिम छोर पर खड़े हैं। आप गरीब किसान को भी बुलाएं, रिक्शे वालों को भी बुलाएं। उनका इस डिजिटल क्रांति को देखने का तौर तरीका, समझने का तरीका अलग है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको भी, उनके विचारों का भी समावेश होना चाहिए। नहीं, और बिल्कुल देखिए, आपको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। क्यूआर कोड, यूपीआई हमारा पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में। आ रहा हूं विराग जी, पूरी दुनिया में हर कोई पलक पावड़े बिछाकर हमारी टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने को रेडी है। लेकिन हमारे यहाँ का जो गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको अभी तक इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि ये पैसे देने के लिए है कि पैसे लेने के लिए है, और इसी में वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। अभी केदारनाथ में इतना बड़ा उन्होंने क्यूआर कोड लगाया हुआ था, मंदिर समिति को भनक नहीं है, लोग उस पर दान किए जा रहे हैं, मंदिर समिति को भनक नहीं, किसने लगाया, कैसे लगाया, इतनी बड़ी कंपनी ने अपने प्रचार के लिए लगा दिया। तो ये स्थिति है। हम कह रहे हैं कि आपको स्मार्टफोन के जमाने में स्मार्ट होना पड़ेगा, और जब तक आपसे ठग आपसे स्मार्ट बने रहेंगे तो आप कुछ मत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्मार्टफोन के जमाने में लोगों से और इस तरह के ठगों से तो ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। संक्षेप में विराग जी की बात भी सुन लेते हैं। विराग जी, देखिए दीपक जी, जो अपने जितिन जी ने बात बोला, बहुत ही वो देश के सबसे जानकार लोगों में से हैं और मैं उनके 95% बातों से सहमत हूं। बट उन्होंने जो बात बोली उसमें एक छोटी सी एक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत बड़े वकील हैं जो आर्गूमेंट कर रहे हैं, अब आप उनके सामने तहसील के एक वकील को ला के खड़े कर देंगे तो क्या वो अपनी बात कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अधिकतर उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कानूनी बचावों में है और टेक्नोलॉजी में है, जिस वजह से टैक्स बचाएं और अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। दुर्भाग्य से जो हमारे डिजिटल के जितने भी कानून हैं, चाहे डिजिटल इंडिया एक्ट हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन कानून हो, या सारी चीजें, पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिन लोगों को जवाबदेह बनाना है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है, उन्हीं से कंसल्टेशन होता है। तो हम उनके खिलाफ कानून कैसे बनाएंगे? भारत में जिस तरीके से कई सारे कानून बहुत जल्दी रातों रात बनते हैं, उसी तरीके से इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था बनानी ही होगी। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत यह सरकार की जिम्मेदारी है कि परंपरागत क्षेत्रों में जो कानून हैं, उन्हीं कानूनों का डिजिटल वर्ल्ड में भी पालन किया जाए, लागू किया जाए, तभी आम जनता को न्याय मिलेगा। आम जनता को हम कमेटी में शामिल करके उस कमेटी को एक वैधता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी की जरूरत नहीं है। सारे देश में कितने तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनकी सबसे पहले हम रिपोर्टिंग करें और उसके अनुसार कानूनी रिपोर्टिंग बिल्कुल विराग जी मिलते हैं, इस बारे का एक सर्वे किया जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली विराग जी, रिपोर्टिंग होना बड़ा जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि ये स्वीकार करना बड़ा जरूरी है कि इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, ये मैकेफी का सर्वे देख लीजिए, इसका सैंपल साइज इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, 1000-1200 लोगों से बात किया, उसी में से 85% लोगों ने बता दिया कि 50,000 से ज्यादा फ्रॉड हुए हैं। आप चले जाइए पूरे देश में, आप ट्रैवल कीजिए, हर कोई इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार है, हर किसी के पास अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग सामाजिक शर्म के मारे नहीं बोल पाते कि लोग कहेंगे कि देखो कैसा बेवकूफ आदमी है, इसको फ्रॉड हो गया, इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसने फोन चलाना आता नहीं है, फोन पकड़ के बैठा है। लेकिन उनसे पूछेंगे तो ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आंख नहीं मूंद सकते। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सब हो रहा है, और उस दिशा में फिर जब आगे बढ़ा जाए तब जाके बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त निकाला आपने। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गो फर्स्ट एयरलाइंस दिवालिया होने की कगार पर है और कंपनी ने कुछ दिनों के लिए अपनी सभी विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी, रद्द कर दिए उनके टिकट्स लोगों के। बजट एयरलाइन गो फर्स्ट के यात्री आज दिन भर परेशान रहे। उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों की चिंता रिफंड को लेकर बढ़ गई। 5 मई को कंपनी की बैठक होगी, इसमें रिफंड प्रक्रिया की गाइडलाइंस आ सकती हैं। इस बीच एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की दिवालिया अर्जी को मंजूर भी कर लिया है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। उधर गो फर्स्ट के सीईओ ने कहा है कि लेनदारों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की एविएशन सेक्टर में निकलने का कोई इरादा नहीं है यहां से। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी को पूरा भुगतान कर दिया है।
सीईओ ने यह भी दावा किया कि दिवालिया प्रक्रिया एयरलाइंस को बेचने के लिए नहीं बल्कि रिवाइव करने के लिए है। तो कंपनी ने अचानक, जैसा हमने आपको बताया, कि तमाम उड़ानों को रद्द किया। कंपनी का यह कहना है कि इंजन की कमी के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। जो अपडेट्स हैं इस मामले में वो हमने आपको दी, लेकिन क्या वाकई में इससे एविएशन सेक्टर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या हवाई यात्रा अब महंगी हो जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया होने के कगार पर है। भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही कंपनी ने 3 से 5 मई तक अपनी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं और इसके साथ ही एनसीएलटी में भी आवेदन दे दिया है। हालांकि एयरलाइंस का कहना है कि उसने एनसीएलटी में एयरलाइन बंद करने के इरादे से नहीं बल्कि रिवाइवल के लिए आवेदन दिया है। गो फर्स्ट ने इंजनों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास तेल खरीदने तक के लिए पैसा नहीं बचा है। वहीं विमान सेवा अचानक रोकने पर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। गो फर्स्ट ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी PNW विमान के इंजनों की मरम्मत और पार्ट्स मुहैया कराने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उनके 50% विमान खड़े हो गए। इंजन नहीं मिलने से उड़ानों में आई बाधा से कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार उसे अपनी उड़ानों पर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल गो फर्स्ट के साथ PNW के कॉन्ट्रैक्ट में 3 बड़ी शर्तें थी। पहली शर्त के मुताबिक विमान का इंजन खराब हो जाता है तो PNW को 48 घंटे के भीतर स्पेयर इंजन देना होगा। दूसरी शर्त के मुताबिक वारंटी में होने के चलते PNW को खराब इंजनों की फ्री में रिपेयरिंग करनी होगी। तीसरी शर्त के मुताबिक PNW की तरफ से अगर कोई कोताही होती है तो उसे गो फर्स्ट को ग्राउंडेड विमानों के कारण हुए नुकसान का हर्जाना देना होगा। वहीं PNW ने मामले में सफाई दी है। उसका कहना है कि गो फर्स्ट कई बार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रही। PNW के मुताबिक बकाया राशि बढ़ने के चलते ही इंजन आपूर्ति में बाधा आई है। गो फर्स्ट के सफर पर नजर डालें तो सबसे पहले गो एयर नाम से 2005 में एविएशन के क्षेत्र में इसकी एंट्री हुई। इसके बेड़े में मौजूदा समय में 59 विमान शामिल हैं। इनमें 54 विमान A320 नियो और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। इनमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने ब्रांड नेम को गो एयर से बदलकर गो फर्स्ट कर दिया। भारत में एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी की बात करें तो 54% हिस्सेदारी के साथ इंडिगो सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। वहीं गो फर्स्ट की हिस्सेदारी महज 7% पर सिमट गई है। उड़ान जारी रखने के दौरान गो फर्स्ट से रोजाना करीब 28 से 30 हजार यात्री सफर करते थे। ऐसे में कंपनी के ग्राउंडेड विमानों से पड़ने वाले असर की बात करें तो करीब 30,000 यात्रियों का बोझ अब दूसरी एयरलाइंस पर पड़ेगा, जिसे मैनेज करना इतना आसान काम नहीं होगा। वहीं गो फर्स्ट से जुड़े 5,000 कर्मचारियों पर भी नौकरी खोने का खतरा बढ़ गया है। गो फर्स्ट एयरलाइन से पहले भी भारी घाटे के चलते 2014 में किंगफिशर की उड़ानें बंद हो गई थी। वहीं जेट एयरवेज भी भारी भरकम कर्ज के चलते 2019 में दिवालिया हो चुका है। फिलहाल तो गो फर्स्ट भी किंगफिशर और जेट एयरवेज की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मुद्दा आपको पता है, इसके अपडेट्स भी आपको पता है, लेकिन जरा कहानी इसकी समझने की कोशिश कीजिए। गो फर्स्ट के अर्श से फर्श पर आने की कहानी बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, पहले कुछ रीसेंट डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रख देता हूं कि 4 मई यानी कल अगर आप देखें तो एनसीएलटी में सुनवाई है और इसी के बाद जो डीजीसीए का नोटिस आया है, शो कॉज नोटिस आया कि उड़ानें क्यों रद्द की गई है, इसके ऊपर भी कंपनी जवाब देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रमोटर्स बता रहे हैं कि वो इस बिजनेस से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एविएशन बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं, इनफैक्ट इससे पहले भी सपोर्ट किया है और आगे सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कहना संदेह है, क्योंकि बता रहे हैं कि 3200 करोड़ से आसपास की जो पूंजी ऑलरेडी डाल चुके हैं। लेकिन प्रैट एंड विटनी की समस्या जब तक हल नहीं होती तब तक जितनी भी पूंजी डाली जाए कम ही पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने साफ ये भी बताया कि प्रैट एंड विटनी में जो दिक्कतें आ रही है उनकी वजह से इससे रेवेन्यू का लॉस हुआ है करीब 10,824 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट उन्होंने क्लेम किए करीब 7,790 करोड़ के क्लेम्स। आप देखिए 7,790 करोड़ के, लेकिन प्रैट एंड विटनी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ के आसपास का ही भुगतान यहाँ पर किया है। तो डेवलपमेंट्स आगे कैसे होंगे क्लोजली वॉच करना होगा। लेकिन अब तक अगर आप गो एयर का सफर देखें तो सबसे पहले आप देखें नवंबर 2005 में इन्होंने अपने ऑपरेशन यानी उड़ानों की
शुरुआत की थी। 2008 में अब देखिए 20 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने ऑर्डर दिए थे। 2018 में अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की थी, लेकिन इससे पहले 2015 जहां पर आप देखें कि इन्होंने IPO के जो डिस्कशंस हैं इन्हें बहुत ही इनिशियल स्टेज पे शुरू किया था, हालांकि DRHP आने में काफ़ी समय लग गया। अब 2018 की बात करें तो इन्होंने अपना जो नाम था पहले गो एयर, इसे बदलकर गो फर्स्ट किया और यहाँ पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है इसमें भी बदलाव किया। पहले अगर आप देखें तो इकोनॉमी पर काफ़ी फोकस था, लेकिन अब देखें तो प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस आया, इसके चलते नाम भी इन्होंने बदला। दिसंबर 2019 में देखें रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने A320 नियो इसके लिए करीब 144 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए थे और उस समय का सबसे बड़ा भारत के इतिहास का एविएशन सेक्टर का ऑर्डर था। और आज देखिए कि इन्हीं ऑर्डर्स की वजह से कंपनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में डिस्कशन शुरू हो गया था IPO के लिए, लेकिन फाइल होते होते यहाँ पर देखिए 2021 आ गई, इन्होंने DRHP फाइल किया। अगस्त 2022 में ये DRHP जो है एक्सपायर हो गया, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन सेबी की तरफ से आए थे वो पूरे नहीं हो पाए, टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसके लिए ये DRHP एक्सपायर हो गया। और अंत में मई 2023 यानी कल की घटना है, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अर्जी दाखिल की। तो ये कहानी भी आपने सुन ली। अब जरा ये समझिए कि एयरलाइंस पर दरअसल कितना कर्ज है और किस बैंक का कितना एक्सपोजर है। ये सारी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जुड़ रहे हैं, उनसे सुनिए ये वाली कहानी। देखिए, गो फर्स्ट एयरलाइंस अगर दिवालिया होती है तो इसका एक बड़ा असर जो है वो बैंकों पे भी हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी पे कुल कर्ज जो है वो करीब 11,460 करोड़ के आसपास का है और इसमें से करीब 6,500 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो बैंक्स और NBFC से लिया हुआ है। और अगर इस पे कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है तो बैंक्स के लिए चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं अटकलें इसके लिए भी लगाई जा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले इस कंपनी को 1,200 करोड़ के आसपास का अपना वेंडर पेमेंट करना था, करीब 2,600-2,700 करोड़ के आसपास का जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी है उनको पेमेंट करना था और उसमें इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी दिवालिया होती है तो बैंक्स के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है, ये लोग मान के चल रहे हैं। आपको याद होगा ये कंपनी लगातार फंड जरूर जुटाते जा रही है। सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इस कंपनी ने 600 करोड़ जुटाए थे। इनफैक्ट वाडिया ग्रुप ने भी पिछले कुछ समय में इस कंपनी में करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो किया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपने ऑपरेशंस को संभाल नहीं पा रही है। FY20 से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और अभी भी कंपनी लगातार घाटा ही पोस्ट करते जा रही है। जहाँ तक बैंक्स की बात है तो जिन बैंक्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इस कंपनी में है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक सबसे आगे है। करीब 1,400 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर जो है वो इन बैंक्स का है। इसके अलावा डॉइचे बैंक का करीब 1,300 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। IDBI और एक्सिस बैंक इनका भी एक्सपोजर है, लेकिन महज 30 से 40 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर इनका गो फर्स्ट में है। हालांकि पूरे बुक साइज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कुल कॉर्पोरेट बुक है उसमें से केवल 0.4% के आसपास का एक्सपोजर है और इनफैक्ट कुल लोन बुक देखेंगे तो महज 0.2% के आसपास का एक्सपोजर जो है वो गो फर्स्ट एयरलाइंस पे है। लेकिन सेंट्रल बैंक का अगर आप देखेंगे तो कुल कॉर्पोरेट लोन बुक जो है उसमें से करीब 1.9% के आसपास का एक्सपोजर जो है इनका गो फर्स्ट एयरलाइन पे है। यानी कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करती है तो शायद बड़ा इम्पैक्ट आपको सेंट्रल बैंक पे देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, अगर डिफ़ॉल्ट करेगी तो जाहिर सी बात है हर बैंक जिन्होंने इसको लेंड किया है उनके हाथ से पैसे तो जाएंगे ही और उनको कहीं ना कहीं इसको NPA कंसिडर करना पड़ेगा। तो नुकसान तो बैंक्स को होगा और शायद यही चिंता है जो लोगों को सता रही है कि अगर गो फर्स्ट यहाँ पे दिवालिया हो ही जाती है और पैसा नहीं चुका पाती है तो इन बैंक्स ने जो इन कंपनियों को पैसे दिए हैं उसका क्या होगा। ब्लैकस्टोन ग्रुप के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के IPO का प्राइस बैंड फिक्स हो गया है। 3,200 करोड़ रुपए के इस IPO का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। सब्सक्रिप्शन के लिए ये इशू 9 मई को खुलेगा और 11 मई तक बोली लगा सकेंगे। ये देश का पहला रिटेल रीट IPO है। जहां तक IPO का सवाल है, ये 3,200 करोड़ का IPO है जिसमें से 1,400 करोड़ जो है प्राइमरी है और बैलेंस जो है वो ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड क्या है? 95 to 100 रुपीज़। और जहाँ तक निवेश का सवाल है, आई थिंक छोटी रकम जैसे आपने कहा 15,000 रुपये से लोग निवेश कर सकते हैं। दूसरा जैसे आपने कहा स्टेडी इनकम है और एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी भी है।
बात बाजार की। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 161 अंकों की गिरावट के साथ 61,193 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक फिसलकर 18,090 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 39 अंक लुढ़क कर 43,313 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन आज का बता रही है नुपुर। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद और एक्सपायरी के एक दिन पहले हमारे यहाँ भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज के दिन नजर आई। हालांकि एक दायरे का ट्रेड बना हुआ था 18,050 से लेके 18,115 के बीच आज निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। करीबन 70-80 पॉइंट की रेंज आज बनी हुई थी ट्रेडिंग की। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखें तो वहां पर भी थोड़ी कमजोरी आज के दिन नजर आई थी। FMCG के काउंटर्स थे जहां से आज बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। लेकिन गो फर्स्ट की खबरों के बाद आज PSU बैंक्स में दबाव बना रहा। लेकिन निफ्टी गेनर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप करें तो HUL, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स और ITC के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज खरीदारी हो रही थी। हरे निशान में ट्रेड करते हुए आज ये स्टॉक्स नजर आ रहे थे। लेकिन लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आज आपको दिखेगा अदानी एंटरप्राइजेस, उसके बाद ONGC, अदानी पोर्ट्स और UPL के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज के दिन हुई है मुनाफा वसूली। तो ये थी आपके लिए निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स के लिस्ट। इसके अलावा स्टॉक्स इन फोकस खबरों के दम पे आज काफी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया था। BBTC की बात करें तो गो फर्स्ट के दिवालिया की एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे जो एक्सपोजर है इसके चलते यहाँ पे बड़ा कट नजर आया। आज के दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बड़ा लेंडर है ये गो फर्स्ट का, तो यहाँ पर भी आज के दिन बड़ा दबाव दिख रहा था कारोबारी सेशन में। इसके अलावा अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, अदानी समूह के जो स्टॉक्स है वहाँ पर भी आज दबाव बना हुआ था। अदानी विल्मर, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन के कुछ काउंटर थे जहाँ पे आज भारी भरकम बिकवाली नजर आ रही थी और ये स्टॉक्स दबाव में बने हुए थे। ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट का रिएक्शन आज काफी ज्यादा नजर आया था। खबरों के दम पे भी काफी सारे स्टॉक्स बजिंग में थे और दबाव में भी आते दिखे थे। इसके अलावा RBI ने लगातार यहाँ पे एक शार्प रैली नजर आ रही, करीबन अपर सर्किट पे था। आज ये वापस से 10% का मूव इस स्टॉक पे आज के दिन नजर आया। इनफैक्ट कुछ दिनों में दिखेंगे तो आपको डबल होते भी ये स्टॉक दिख रहा है। और कार्गो लॉजिस्टिक और CEAT और SJVN के भी कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज शार्प मूव नजर आया था। MRF के स्ट्रॉन्ग नतीजों के बाद सारे टायर स्टॉक्स भी आज बजिंग थे। लूजर्स के लिस्ट में मनापुरम फाइनेंस जहाँ पे जो ED की सर्चेस की खबर निकल के आई थी उसके बाद बड़ा कट स्टॉक में दिखा। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और इसके अलावा अगर आप देखें तो CCL प्रोडक्ट्स, इन स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली नजर आई थी। तो एक्सपायरी के पहले और जो ग्लोबल संकेत हमें मिले थे उसके बाद हमने देखा कि आज कमजोरी थी हमारे बाजार में। हालांकि एक दायरे का सीमित ट्रेड रहा, 70-80 पॉइंट का आपको ट्रेड नजर आएगा, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज के दिन नजर आएगी। कल से SCO मेंबर्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन गोवा में होने वाला है। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक में शामिल होने गोवा आ रहे हैं। बैठक से जुड़ी तमाम तैयारियों और मेजबानियों के लिए गोवा किस तरह से तैयार है, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। 2 दिनों तक पूरी दुनिया की नजर गोवा पर रहेगी। SCO समिट के लिए गोवा में जबरदस्त तैयारी हुई है। शानदार सजावट के साथ सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिख रही है। 4 मई यानी कल से गोवा में SCO मेंबर्स के विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन होगा। भारत मेजबान है और मेहमानों का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री एकजुट होंगे। SCO में कुल 8 सदस्य देश हैं और इस बार भारत SCO की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के अलावा इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इनके विदेश मंत्री 5 मई को गोवा में एक साथ बैठेंगे और SCO से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। SCO समिट में आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर की चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा आ रहे हैं, मगर उनके साथ बायलैटरल मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं है। वैसे भी S जयशंकर पहले ही पाकिस्तान के साथ बात न करने का संदेश दे चुके हैं। SCO के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन जुलाई में होगा और विदेश मंत्रियों की मीटिंग SCO की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात है। इससे पहले अप्रैल में SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। इस वक्त SCO मेंबर्स सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों को भारत से उम्मीदें हैं और गोवा में 2 दिन के समिट में आपसी तालमेल बढ़ाने सहित कई जरूरी मुद्दों पर फोकस रहेगा।
इस बैठक से जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसे जुलाई में होने वाले एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष के सम्मेलन में रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तमाम क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जो एससीओ देश के सदस्य हैं, उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं और विशेष तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जैसे मुद्दों पर चर्चा यहां संभव है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गोवा। क्या पाकिस्तान आखिरी वक्त में बिलावल भुट्टो को भारत आने से रोक सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें इस दौरे से कोई उम्मीद नहीं है, पर पाकिस्तान को उम्मीद है कि कड़वाहट दूर करने की शुरुआत हो सकती है। इसकी एक वजह खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि बिलावल सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गोवा जा रहे हैं और बिलावल की विजिट पैसों की बर्बादी है। बिलावल भुट्टो फोटो शूट के लिए गोवा आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जैसे ही लाइट, कैमरा और एक्शन कहेगी, बिलावल भुट्टो दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ फोटो क्लिक करवाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तानियों के लिए एससीओ का मतलब बस इतना ही है। पाकिस्तानियों को लगता है कि बिलावल का गोवा दौरा पैसे की बर्बादी है। एससीओ जैसे मंच पर दुनिया के देश एक दूसरे के साथ ट्रेड और बिजनेस बढ़ाने की बातें करते हैं। आजकल ग्लोबल मंचों पर पाकिस्तान के मिनिस्टर रटा रटाया बयान देने से ज्यादा कुछ करते नहीं हैं। वैसे ही आतंक एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान से कोई मुल्क अपने संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, यानी बिलावल भुट्टो खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। 4 मई को दोपहर बाद बिलावल गोवा पहुंचेंगे और इसके साथ ही उनका मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई की दोपहर 1:30 बजे रवाना होंगे और उनका विमान 2.5 घंटे के बाद गोवा पहुंच जाएगा। शाम को 4 बजे वो गोवा पहुंचने के बाद एससीओ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगले दिन 5 मई को एससीओ समिट की बैठकें होंगी और 5 मई को ही दोपहर 2 बजे बिलावल भुट्टो वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर बिलावल करीब 22 घंटे भारत में रुकेंगे, पर भारत में वक्त बिताना उनके लिए आसान नहीं होगा। डॉक्टर एस जयशंकर लगातार आतंक के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को डर है कि जयशंकर इस बार बिलावल के सामने ही टेरर पर वार करेंगे। पाकिस्तान कुछ दिन पहले एससीओ के मंच पर हुई पिटाई भूला नहीं है। पिछले महीने एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में हुई। इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए और एससीओ के मंच पर पाकिस्तान के सामने राजनाथ सिंह ने टेरर पर एक के बाद एक पंच लगाए। बिलावल भुट्टो गोवा आ रहे हैं और उनके सामने मौजूद चैलेंज देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि एससीओ मीटिंग में इस्लामाबाद का शामिल होना पैसा पानी में फेंकने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये पिछले 59 सालों की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी महंगाई है और पाकिस्तान ने अब श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी रुपए की खराब परफॉर्मेंस से ये दुर्दशा हुई है। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद की आर्थिक नीति और विदेश नीति दोनों खोटे सिक्के जैसे हैं। दुनिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका बजता है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर खुद वहां के लोगों को भी शंका है। पाकिस्तान से बिलावल चाहे जो भी एजेंडा लेकर गोवा आए, वो खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश नाकाम हुई है। रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति का आवास है, वहीं पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है, लेकिन जिस वक्त यह हमला हुआ वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी आवास पर नहीं थे। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। 2 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ड्रोन अटैक में रूसी राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रूस ने इस ड्रोन अटैक के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार बताया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति आवास पर हमले से इनकार किया है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिएगा। कोई राय, कोई सुझाव जरूर भेजिएगा। नमस्कार।